हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग ने पिछले क्लास में चर्चा किया था, ठीक है, और आज हम लोग पिछले क्लास से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, पिछले क्लास में जो हम चर्चा किए थे फोटोसिंथेसिस के बारे में, उसमें से एक हमारा लास्ट पॉइंट ये था स्टोमाटा के बारे में। हम लोग चर्चा ये किए थे कि जो भी प्रकाश संश्लेषण का क्रिया होता है वो होता है हमारा पत्ता में संपन्न होता है। ठीक है, और बताए थे हम उस पत्ता में छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है, छोटा छोटा महीन छिद्र पोर्स पाया जाता है, जिसको हम लोग स्टोमाटा के नाम से जानते हैं। ठीक है, स्टोमाटा को हम लोग हिंदी में रंध्र कहते हैं। वो जो कि हमारा पत्ता पे छोटा छोटा पाया जाता है, जिसको हम लोग अपने नेक्ड मतलब नग्न आंखों से नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए हम लोग को माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। इसी स्टोमाटा का डायग्राम आज हम लोग समझेंगे कि स्टोमाटा होता क्या है, कहाँ पाया जाता है, इसका क्या क्या काम है, देखने में कैसा होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज चर्चा करते हैं। देखिए हमारा स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमाटा, ठीक है, यानी रंध्र का संरचना कैसा होता है स्टोमाटा। ये देखिए, ये हमारा स्टोमाटा का ये डायग्राम हुआ। स्टोमाटा में होता क्या क्या चीज है। स्टोमाटा में देखिए सबसे पहला, सबसे ऊपरी वाला जो लेयर होता है ये कहलाता है इपीडर्मल सेल। पहला वाला लेयर कहलाता है हमारा इपीडर्मल सेल। इपीडर्मल सेल, इपीडर्मल सेल के ऊपर होता है एक सब्सिडियरी सेल। ठीक है, इपीडर्मल सेल जो होता है ये क्या करता है, स्टोमाटा को, स्टोमाटा के अंदर एक होता है गार्ड सेल्स। ठीक है, द्वार कोशिका या रक्षक कोशिका। ये द्वार कोशिका या रक्षक कोशिका को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है एपिडर्मल से। ये इसको कवर करके रखता है और ये इसको कवर करके रखता है। मतलब ऐसे समझे, गार्ड सेल को कवर करके रखता है एपिडर्मल सेल, यानी सबसे बाहरी जो भी स्टोमाटा, स्टोमाटा का जो सबसे बाहरी संरचना है कोशिका का, जो कि इसको घेर के रखता है गार्ड सेल्स को, उसको हम लोग बोलते हैं एपिडर्मल सेल्स बोलते हैं। इसको हिंदी में एपिडर्मल सेल्स ही कहते हैं। ठीक है, और इसके बाहर जो एक होता है सेल, इसको हम लोग बोलते हैं सब्सिडियरी सेल्स। ये जो देख रहे हैं बाहर वाला जो ये संरचना है, ये वाला, ये हमारा सब्सिडियरी सेल्स कहलाता है। और ये वाला जो अंदर वाला संरचना है, इसको हम लोग एपिडर्मल सेल कहते हैं। एपिडर्मल सेल के अंदर पाया जाता है हमारा गार्ड सेल्स। ये जो देख रहे हैं हम लोग, ये संरचना जो हमारी ये बना हुआ है, ये हमारा है गार्ड सेल्स। ठीक है, गार्ड सेल्स में हमारा पाया जाता है, देख रहे हैं गोल गोल संरचना, ये ब्लू जैसा जो हमारा दिख रहा है, ये गोल गोल जो संरचना है गार्ड सेल्स के अंदर पाया जाता है, गोल गोल छोटा छोटा संरचना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, हरित लवक। हम लोग चर्चा किए थे पिछले क्लास में। इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल नामक पिगमेंट पाया जाता है। देखिए, ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है, और इस दोनों के बीच ये जो हमारा ये गैप बन रहा है, ये हमारा कहलाता है स्टोमाटा, जिसको हम लोग हिंदी में रंध्र कहते हैं। इस डायग्राम को बनाना कैसे है, हम लोग शॉर्ट में भी इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, शुरू से एक प्रोसेस बताएंगे कि आप लोग कैसे कैसे साथ में डायग्राम को बना सकते हैं। पहले सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, एक स्टोमाटा रंध्र, ये जो एक हम लोग पत्ता में जो हम लोग को एक छोटा सा रंध्र छिद्र दिख नहीं पाता है, जब उसका डायग्राम हम लोग बनाते हैं, जब उसको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, तो माइक्रोस्कोप से देखने के बाद वो सेम टू सेम ऐसा दिखता है। ठीक है, तो देखिए इसमें पाया क्या क्या जाता है। ये हमारा गार्ड सेल्स पाया जाता है, जिसको हम लोग द्वार कोशिका या रक्षक कोशिका कहते हैं। इसको कौन कवर किए हुए रहता है, एपिडर्मल सेल। गार्ड सेल को एपिडर्मल सेल घेरे हुए रहता है, इसको सब्सिडियरी सेल घेरे हुए रहता है। गार्ड सेल के अंदर पाया जाता है एक संरचना, जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक कहते हैं, और ये जो अंदर वाला संरचना है, इसको हम लोग स्टोमाटा रंध्र कहते हैं। देखिए समझे, गार्ड सेल का जो काम होता है, ये क्या करता है, स्टोमाटा जो होता है, स्टोमाटा को ये रक्षा प्रदान करता है। ठीक है, गार्ड सेल का क्या काम है, ये स्टोमाटा जो होता है रंध्र, इसको क्या करता है, ये सुरक्षा प्रदान करता है। देखिए देखिए, रंध्र के द्वारा, ठीक है, रंध्रों के द्वारा विसरण प्रक्रिया के रंध्रों के द्वारा विसरण प्रक्रिया के द्वारा श्वसन का आदान प्रदान होता है। देखिए, ये जो रंध्र होता है, छिद्र जो होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, इसमें जो होता है विसरण का प्रक्रिया होता है। विसरण प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, जो भी गैस का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। गैस का आदान प्रदान का मतलब समझे। देखिए, पहले हम लोग समझेंगे विसरण प्रक्रिया क्या होता है। ठीक है, विसरण प्रक्रिया होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड
ये हमारा कहलाता है डिफ्यूजन, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। तो इसमें होता क्या है, कोई भी पदार्थ या कोई भी गैस अपने उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। मान के चलिए कहीं पे बहुत ज्यादा पानी का जमाव हो चुका है, जब पानी का ज्यादा जमाव हो जाता है तो वहां से क्या होता है, पानी अपना रास्ता चुनने लगती है। जैसे कि ऐसे समझे, मान के चलिए एक हमारा ये जगह, मान के चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी डालें, पानी यहाँ पे जब पानी डालते जाएंगे यहाँ पे पानी का मात्रा ज्यादा हो जाएगा। जब पानी का मात्रा ज्यादा होगा तो पानी या तो इधर 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 कहीं ना कहीं ये पानी फैलेगा, हाँ, अपना रास्ता बना के ये पानी क्या होगा, बाहर जाने का कोशिश करेगा, ठीक है। जब ये बाहर जाने का कोशिश करेगा तो वो क्या होता है, अपना रास्ता बनाए, यहाँ पे पानी का मात्रा हो जाएगा ज्यादा, पानी का कंसंट्रेशन हो जाएगा, सांद्रता ज्यादा, और ये क्या होगी, अपने से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर क्या करने लगेगी, गति करने का कोशिश करेगी। सेम यही प्रक्रिया चलता है हमारा, ये विसरण का जो प्रक्रिया है सेम इसी में होता है। हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा रहता है ज्यादा, हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा जब ज्यादा होगा तो वो हमारा जो रंध्र होगा, यानी पेड़ पौधा क्या करते हैं, ऑक्सीजन, जब प्रकाश संश्लेषण का क्रिया होता है पेड़ पौधा में तो वो किस चीज को ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को। तो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कहाँ से करेंगे, वायुमंडल से ग्रहण करते हैं, किसके द्वारा, स्टोमाटा के द्वारा करते हैं। तो स्टोमाटा के द्वारा ये जब ग्रहण करेंगे तो ये विसरण प्रक्रिया के द्वारा क्या करते हैं, CO2 को ग्रहण करते हैं। तो जब इस प्रक्रिया के द्वारा ग्रहण करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि वायुमंडल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज्यादा होना चाहिए इसके कंपेयर में, रंध्र के कंपेयर में। तभी क्या होगा ना, एटमॉस्फेयर से जो है, मतलब हमारा वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ की ओर मूव करेगा, स्टोमाटा की ओर मूव करेगा। यानी बाहर में, मतलब वायुमंडल जो है हमारा, ये एटमॉस्फेयर जो है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा क्या होगा, ज्यादा होगा। और जब ज्यादा होगा तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड कम मात्रा वाले और की ओर क्या करेगा, प्रस्थान करेगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो वो कहाँ जाएगा, स्टोमाटा से प्लांट के अंदर जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जब ये अपना फोटोसिंथेसिस का प्रक्रिया संपूर्ण कर लेगा, संपूर्ण करने के बाद इससे हम लोग क्या निकलता है, ऑक्सीजन ये रिलीज करता है। जब ये ऑक्सीजन रिलीज करेगा तो स्वाभाविक सी बात है इसमें क्या होगा, स्टोमाटा के अंदर क्या होगा, इसके अंदर ऑक्सीजन का मात्रा क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का मात्रा क्या रहेगा, कम रहेगा। तब ये क्या करेगा, अंदर से बाहर की ओर क्या करेगा, ऑक्सीजन को डिफ्यूज कर देगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। रंध्रों के द्वारा विसरण प्रक्रिया के द्वारा श्वसन गैसों का क्या होता है, आदान प्रदान होते हैं, एक्सचेंज होते रहता है। अगला पॉइंट समझते हैं, रंध्रों का खुलना एवं बंद होना द्वार कोशिका की स्फीति दाब पे निर्भर करता है। देखिए ये जो रंध्र होता है ये खुलता और बंद होता है, ये कब क्या है, इसका पूरा प्रोसेस हम लोग पहले समझते हैं, उसके बाद इस पे चलते हैं। देखिए जो हमारा स्टोमाटा होता है, स्टोमाटा में दो टाइप का कार्य होता है, समझते पहले कैसे कैसे होता है। जो स्टोमाटा होता है वो क्या होता है ना, इसमें क्या होता है, जब कोई कोई भी स्टोमाटा जब जल को अवशोषित करेगा, क्या करेगा, जल को अवशोषित करेगा, ज्यादा मात्रा में जब जल को अवशोषित कर लेगा स्टोमाटा, तो अवशोषित करने के बाद वह क्या होता है, इसका कोशिका फूल जाता है। क्या होगा, जब ये पानी ज्यादा मात्रा में इसमें अवशोषित हो जाएगा, ये पानी अवशोषित करेगा, ये फूल जाएगा, फूलने के बाद ये खुल जाता है, फूलने के बाद ये खुल जाएगा। तो ये जब खुल जाएगा तो क्या होगा, खुलने के बाद इससे क्या होगा, खुल गया ये, उसके बाद सेकंड प्रोसेस में क्या होगा, जब इससे क्या होगा, सारा पानी यानी वाटर लॉस हो जाएगा, सारा पानी क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या होगा, इसका कोशिका जो है, रक्षक कोशिका, ये क्या होगा, सिकुड़ जाएगा, सिकुड़ने के बाद ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो ये दोनों प्रोसेस देखिए, समझते हैं। ये हमारा जो स्टोमाटा है ये ओपन है, खुला हुआ है, ठीक है। एक हम लोग क्लोज स्टोमाटा बनाते हैं। देखिए सबसे पहले ऐसे करेंगे, ऐसा बनाए, ऐसे बना लेंगे, उसके बाद ऐसे बनाएंगे, ऐसे करेंगे,
देखिए ये हमारा क्लोज स्टोमाटा, ये हमारा बंद है। देखिए ये स्टोमाटा हमारा खुला हुआ है और ये स्टोमाटा हमारा बंद है। ये कैसे हुआ? इसका जो ये गार्ड सेल्स है, गार्ड कोशिका जो है, इसमें क्या हुआ, ये ज्यादा मात्रा में जल को अवशोषित कर लिया। ज्यादा मात्रा में जब ये जल को अवशोषित किया तो करने के बाद इसका कोशिका क्या हो गया, फूल गया। फूलने के बाद ये क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। जब इससे सारा पानी का लॉस हो जाएगा, सारा पानी वाष्पोत्सर्जन के रूप में बाहर निकल जाएगा, इसका कोशिका क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। सिकुड़ने के बाद ये क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा, मतलब बंद हो जाएगा। तब हम लोग इसको कहेंगे क्लोज्ड स्टोमाटा कहेंगे। ठीक है, तो देखिए समझते हैं। देखिए जब द्वार कोशिका जल अवशोषित करती है तो वह फूल जाती है एवं स्टोमाटा खुल जाता है। जबकि द्वार कोशिका से जल बाहर निकल जाता है तो यह सिकुड़ जाती है। ठीक है, देखिए इसका दो फंक्शन है, गैसों के आदान प्रदान में और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में। देखिए स्टोमाटा जो, स्टोमाटा का दो कार्य है। पहला हम लोग क्या देखें, गैसों के आदान प्रदान में। गैसों का जो है आदान प्रदान वो किसके द्वारा होता है, स्टोमाटा के द्वारा ही संपन्न होता है। जैसे कि प्रकाश संश्लेषण का क्रिया जब संपन्न होता है उसमें पेड़ पौधे को क्या चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वो कहाँ से ग्रहण करता है, हमारे एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर से क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। एवं जब वो भोजन का प्रक्रिया पूर्ण कर लेता है तो ऑक्सीजन को वो क्या कर लेता है, बाय प्रोडक्ट के रूप में रिलीज करता है। ये हमारा पहला काम संपन्न हो गया, किसका, जो गैस हुआ, गैसों के आदान प्रदान में ये कर लिया। दूसरा क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में। ये क्या होते हैं, वाष्पोत्सर्जन की भी क्रिया होती है इसमें। ठीक है, तो ये हमारा ये डायग्राम था। हम लोग सीधे तौर पे इसको समझ लिए कैसे कैसे हमारा स्टोमाटा कार्य करता है। उसके बाद दूसरा हमारा जो है, देखिए रंध्र जो खुलता है और बंद होता है। ठीक है, रंध्र जो होता है वो खुलना और जो बंद होना जो होता है, इस पे एक प्रेशर कार्य करता है जिसको हम लोग बोलते हैं टर्जिडिटी फोर्स, स्फीति दाब। ठीक है, कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा आप लोगों से एग्जाम में कि रंध्र जो होता है, स्टोमाटा जो होता है, ये खुलता और बंद होता है तो इसमें कौन सा प्रेशर लगता है, इसमें प्रेशर लगता है टर्जिडिटी फोर्स, स्फीति दाब। देखिए हम लोग पॉइंट लिख दिए, रंध्रों का खुलना एवं बंद होना द्वार कोशिकाओं की स्थिति पर निर्भर करता है। इस डायग्राम को आप लोग अच्छे से बना लेंगे और बनाने के बाद आप लोग याद कर लेंगे, क्योंकि ये आप लोगों का कभी कभी अति लघु क्वेश्चन जो होता है उसमें हम लोग को एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए हमारा प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो दो चरणों में होता है। ठीक है, 2 phases ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के दो चरण का मतलब, पहला चरण जो हमारा होता है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। ठीक है, दूसरा होता है हमारा लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन का मतलब ही हो गया जो लाइट में संपन्न हो। ठीक है, एक हमारा होता है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। इंडिपेंडेंट का मतलब जो स्वतंत्र हो, मतलब जो क्या हो, बिना लाइट के हो जाए। ठीक है, मतलब एक को लाइट का आवश्यकता होगा लाइट डिपेंडेंट में और एक को लाइट का आवश्यकता नहीं होगा। लाइट मींस सनलाइट। ठीक है, समझ चुके होंगे आप लोग। देखिए 2 phases ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के दो चरण में होता है। पहला चरण हमारा है लाइट रिएक्शन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट रिएक्शन, या इसका दूसरा नाम है हिल्स रिएक्शन। ठीक है, इस साइंटिस्ट के नाम पे, जो साइंटिस्ट इसका खोज किया था, हिल्स रिएक्शन। इसका और भी नाम है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। ठीक है, और इसका नाम है फोटोकेमिकल रिएक्शन। देखिए इसका बहुत सारा नाम हो गया, 1, 2, 3 और 4, चारों नाम इसी का है। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रकाश निर्भर प्रतिक्रिया। देखिए इसमें होता क्या है, अगर इन सनलाइट, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जो भी कार्य होगा, ठीक है, वो सब किसके अंतर्गत आएगा, लाइट रिएक्शन के अंतर्गत आएगा। ये कहाँ पे संपन्न होता है, अगर इन ग्रेना, ये जो होता है लाइट रिएक्शन जो होता है वो ग्रेना में संपूर्ण होता है। अभी हम आपको बताएंगे ग्रेना होता कहाँ है। हम पिछले क्लास में आप लोगों को चर्चा की थी, लेकिन अभी एक बार रिवाइज भी करवा देंगे ग्रेना कहाँ होता है। पहले हम लोग इसको भी देख लेते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। देखिए दूसरा हमारा है डार्क रिएक्शन। इसका दूसरा नाम होता है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। इसका तीसरा नाम है हमारा ब्लैकमैन रिएक्शन। ठीक है, और इसका चौथा नाम है थर्मो
केमिकल रिएक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाश स्वतंत्र प्रतिक्रिया। अभी हम जस्ट आप लोगों को बताएं, ये जो होगा लाइट इंडिपेंडेंट होगा, मतलब इसमें क्या होगी, लाइट की आवश्यकता नहीं होगी। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ठीक है। देखो ये हमारा सूर्य प्रकाश की अनुपस्थिति में ये संपन्न होगा, ठीक है। ये उपस्थिति में नहीं होगा, ये उपस्थिति में होगा, लेकिन ये क्या होगा, अनुपस्थिति में होगा, ठीक है। अब्सेंस ऑफ सनलाइट इसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे, ठीक है। ये सनलाइट की क्या होगा, अनुपस्थिति में होगा, ठीक है। ये कहाँ संपन्न होगा, स्ट्रोमा में संपन्न होता है। इसको बोलेंगे अकर इन स्ट्रोमा, इसको अकर इन ग्रेना बोले, इसको अकर इन स्ट्रोमा बोलेंगे इंग्लिश में, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोले अकर इन सनलाइट, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अब्सेंस ऑफ सनलाइट, यानी सनलाइट की अनुपस्थिति में ये संपन्न होगा। तो अब दोनों हम लोग समझ लिए, दो प्रकार का हुआ रिएक्शन का चरण, एक लाइट डिपेंडेंट, एक लाइट इंडिपेंडेंट, ठीक है। आप दोनों के बारे में देखिए कहाँ संपन्न हो रहा है। देखिए ये हमारा है क्लोरोप्लास्ट, हम लोग चर्चा किए तो क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम आप लोगों को बताए हुए थे। ये हमारा क्लोरोप्लास्ट बताए थे, क्लोरोप्लास्ट में ऐसा एक लिक्विड जैसा द्रव पाया जाता है इसके अंदर, ठीक है। जो लिक्विड जैसा द्रव पाया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते थे, स्ट्रोमा, क्या बोलते थे, स्ट्रोमा। इस स्ट्रोमा में हमारा जो होता है डार्क रिएक्शन कंप्लीट होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में हमारा क्या कंप्लीट होता है, डार्क रिएक्शन कंप्लीट होता है। इसके बाद अब हम लोग आ जाते हैं लाइट रिएक्शन पे। लाइट रिएक्शन जो होता है हमारा, ये कहाँ संपन्न होता है, ग्रेना में। तो देखिए हमारा ग्रेना कहाँ है, ये जो हमारा बताए थे क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है एक एक सिक्का जैसा संरचना बताया जाए, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, थाइलाक्वाइड, इसको बोले थे थाइलाक्वाइड। और हम लोग बताए थे बहुत सारा थाइलाक्वाइड एक दूसरे के ऊपर सिक्का जैसा रूप में सजा हुआ होता है। इसके समूह को, यानी थाइलाक्वाइड जो होता है, थाइलाक्वाइड के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेनम बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए ये कहाँ संपन्न हो रहा है, ये हमारा ग्रेनम में संपन्न हो रहा है। लाइट रिएक्शन जो होता है वो हमारा कहाँ संपन्न होता है, क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में, ये क्लोरोप्लास्ट के ग्रेनम वाले भाग में संपन्न होता है। और हमारा जो है डार्क रिएक्शन जो है वो कहाँ संपन्न हो रहा है, स्ट्रोमा में, मतलब जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर लिक्विड वाला पार्ट जो है स्ट्रोमा, इसी में संपन्न होता है। तो दोनों आप लोगों को समझ में आ गया होगा, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन दो हुआ, ठीक है। और आगे देखते हैं हम लोग प्रकाश संश्लेषण जो होता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक तत्व है, ये तो जरूरी चीज है ना कि प्रकाश संश्लेषण होगा तो उसके लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की आवश्यक तत्व क्या क्या हम बताए थे, पहला तो हमारा सनलाइट, बिना सनलाइट के क्या प्रकाश संश्लेषण संभव है, नहीं है, पहला सनलाइट हो गया। दूसरा हमारा क्या है, सनलाइट के अलावा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, बिना कार्बन डाइऑक्साइड के कोई भी पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर सकती है। तीसरा हमारा क्या है, H2O मतलब जल, बिना जल के कोई भी जो पौधा होता है वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, नहीं कर सकता है, ठीक है। चौथा हमारा क्या है, क्लोरोफिल, क्या जब तक किसी भी प्लांट में अगर क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा तो क्या हुआ, प्लांट फोटोसिंथेसिस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो ये हमारा क्या था, प्रकाश संश्लेषण जो होता है फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक नेसेसरी कंपोनेंट है। क्यों नेसेसरी कंपोनेंट है, आप समझते हैं। जैसे देखिए हमारा पहला क्लोरोफिल, अगर इस चारों में से पहला क्लोरोफिल, दूसरा सनलाइट, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा जल, अगर इस चारों में से अगर एक भी चीज इसमें से अब्सेंट रहा तो इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न नहीं होगी। इसलिए ये चारों आवश्यक है। कैसे बताते हैं, अगर मान के चलिए कोई भी प्लांट है, उसके पत्ता में अगर क्लोरोफिल हटा दिया जाए, उसमें से क्लोरोफिल हटा दिया जाए, क्या उस प्लांट को सिर्फ हम सनलाइट देंगे और CO2 देंगे और H2O देंगे तो वो क्या भोजन बना लेगा, नहीं, कदापि नहीं बना सकता। बिना क्लोरोफिल के कोई भी प्लांट भोजन नहीं बना सकता है, इसलिए ये बहुत जरूरी है। अगला आता है कि कोई भी प्लांट है उसको हम लोग क्लोरोफिल भी दे दिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी दे दिए, H2O भी दे दिए, सनलाइट नहीं दिए, तो क्या वो भोजन बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। चलिए तीसरा, क्लोरोफिल दे दिए किसी भी प्लांट को, सनलाइट दे दिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी दे दिए, जल नहीं दिए, तो क्या वो भोजन बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। चौथा केस, क्लोरोफिल दे दिए, सनलाइट दे दिए, जल दे दिए, उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देंगे, तो क्या हुआ,
प्लांट भोजन बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व 4 हैं। इस चारों का होना बहुत ही जरूरी है। अगर इस चारों में से एक भी कंपोनेंट अगर कम हुआ तो पेड़ पौधा अपना भोजन संपन्न नहीं कर पाएगा, मतलब नहीं बना पाएगा, जिसको हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया उसमें नहीं हो पाएगी। ठीक है, देखिए हम लोग कैसे चेक करते हैं, जैसे कि मान के चलिए हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि स्टार्च जो होता है, पत्ता में जो स्टार्च बनता है, स्टार्च उसमें अवेलेबल जो है, वो कैसे पता चलेगा हमारा उस पत्ता में स्टार्च है या नहीं? तो देखिए उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आयोडीन का यूज करते हैं। तो देखिए क्या है, पत्ती में स्टार्च बनने की जांच आयोडीन घोल के द्वारा किया जाता है। हम लोग चेक करेंगे कि कोई भी पत्ता है उसमें स्टार्च बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उस पर आयोडीन का घोल डालेंगे। ठीक है, आयोडीन के घोल के साथ हमारा स्टार्च जब मिल जाता है तो उसका जो कलर होता है वो गाढ़ा नीला कलर का हो जाता है। तो कैसे चेक करेंगे, जब कोई पत्ता है, चेक करेंगे कि हम लोग उस पत्ता में स्टार्च बन रहा है या नहीं बन रहा, तो उस पर हम लोग क्या करेंगे, उस पत्ता पे क्या करेंगे, आयोडीन का घोल डालेंगे। जब आयोडीन का घोल डालेंगे तो आयोडीन का घोल किससे मिल जाएगा, स्टार्च से मिलेगा, और स्टार्च से मिलने के बाद वो क्या कर लेगा, अगर उस पर स्टार्च मौजूद होगा तो वो क्या करेगा, स्टार्च के साथ वो रिएक्शन करके वो क्या कर लेगा, अपना कलर जो है वो क्या कर लेगा, गाढ़ा नीला कलर का बना लेगा। ठीक है, आज हमारा यहाँ तक था फोटोसिंथेसिस। आज हम लोग का क्लास यहीं पे हम लोग आज ड्रॉप करते हैं क्लास को। ठीक है।